हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 18। चैप्टर 18 इज़ अबाउट पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो दिस इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। पोल्यूशन है तो हमारे एनवायरनमेंट में आज के टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ एयर और वाटर में पोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे अदर जो पोल्यूशन है हमारे लैंड के अंदर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। तो उस पोल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी। Paheli and Bhujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. So Paheli और Bhujo जो किड्स की हमने इस पूरी बुक के अंदर बात कर रहे हैं, पहेली एंड भूजो, वो भी आपकी तरह 8th क्लास में है। सो वो बहुत एक्साइटेड है ताजमहल, जो आगरा में ताजमहल, उसके बारे में ये जानकर कि वो दुनिया के 7 जो वंडर्स है, 7 वंडर्स है, उनमें से एक है। But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. So लेकिन ये देखकर कि ये सुनकर कि जो है आज के टाइम पे जो इतनी सुंदर सी ये जो ब्यूटीफुल सा मोन्यूमेंट है जो वाइट मार्बल से बना है, इसके ऊपर एयर पोल्यूशन का खतरा मंडरा रहा है उसके आसपास के एरिया की वजह से, तो ये जानकर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. So ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत ईगर थे कि कुछ ऐसा है जो वो कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं ताकि जो है एयर और वाटर पोल्यूशन वो कंट्रोल में आ सके। We are all aware that our environment is not what it used to be. हमको पता है कि हमारा environment जैसे पहले था वैसा आज नहीं है। और elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. और जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बूढ़े और बड़े हैं, जो किसी के हमारे दादाजी दादी जी या फिर अगर उनसे भी बड़े अगर मौजूद हैं तो वो बात करते हैं कि अब उनके टाइम पे कितना पानी साफ़ था और कितनी हवा साफ़ थी उनके टाइम पर। Now the media regularly reports on the falling क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और आज के टाइम पे जो मीडिया है रेगुलरली हमको रिपोर्ट आती रहती है, रेगुलरली टीवी पे न्यूज़ आती रहती है कि जो है एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो कितनी ख़राब हो गई है। We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. और हम खुद भी इसका सीधा सीधा असर है हमारी ज़िंदगियों पे देख सकते हैं, जो कि इसकी जो है एयर और वाटर की क्वालिटी है हमारी लाइफ में जो है इफ़ेक्ट हो रही है, उसको हम देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घरों पे कई बार गंदा पानी आता है और अगर एयर है, हम जैसे बाहर हम निकलते हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो है हमको सांस लेने में कई बार दिक्कत आती है। घर पे जब वापस आते तो हमारा स्किन और जो कपड़े हैं वो ब्लैक से उसके ऊपर कुछ जो है रेजिड्यूज में हमको मिलते हैं जो कि कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं। The number of the people suffering from disease from respiratory system, for example, is steadily rising. So अगर हम देखें कि लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो है कुछ जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनसे जो है जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनसे सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी कुछ बीमारियां हैं, एग्जांपल के लिए कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, वो उन डिजीज़ में से एक है जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से दिन ब दिन बढ़ रही है। We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. और अगर हम इमेजिन करें कि ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारे पास क्लीन वाटर और क्लीन एयर नहीं बचेगा, और ऐसे टाइम को इसके बारे में सोच के ही हम कांप जाते हैं। शडर मतलब कांप जाना या चौंक जाना, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट पे हैं शायद उतना अच्छा एनवायरनमेंट हमारी जो है नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल पाए। अगर ऐसा हम एक बार इमेजिन करें तो कितना बुरा होगा वो। You have learned about the importance of air and water in your previous classes. So आपने जो क्लास 6 और 7 उसके बारे में एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में आपके पास जो है थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल चुका है। In this chapter we will study about harmful changes taking place in our surrounding and their effect on our lives. और इस चैप्टर में हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल चेंजेस आए हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से और किसी भी वजह से, तो जो हमारे आसपास चेंजेस आए हैं फिर उनके इफेक्ट हमारे लाइफ पे कैसे पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है देखते हैं। एयर पोल्यूशन हिंदी में बोलते हैं हम वायु प्रदूषण। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम खाने के बिना कुछ टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। लेकिन अगर हम 5 मिनट भी बिना हवा के या बिना ऑक्सीजन के रह जाएं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बचेंगे नहीं।
दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। और ये फैक्ट ही हमको एक्सप्लेन कर देता है कि साफ़ हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे 1-2 दिन तो भी हम ज़िंदा रह जाएंगे, 5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी ज़िंदा रहने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम 5 मिनट भी ऑक्सीजन जो है इनहेल नहीं करेंगे, हवा नहीं इनहेल करेंगे, तो हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हम मर भी सकते हैं। तो इसीलिए हम जो कितना इम्पॉर्टेंट है क्लीन एयर हमारे लिए, वो हमको इससे पता चलता है, इस फैक्ट से ही। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस। हमको पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। 7th क्लास में आया था एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। जो ये था कि उसमें 7th क्लास में हमको बताया था कि एयर है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज़ ऑक्सीजन। अगर हम जो है मेनली अगर हम बात करें सबसे जो है टॉप लेवल पे अगर हम बात करें, तो इस एयर का अगर हम बात करें 78% है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और बाकी का जो 21% है वो ऑक्सीजन है। और बाकी का जो बचता है 1%, उसके अंदर अदर गैसेज, वाटर वेपर और डस्ट वगैरह आ जाती हैं। फिर अगर हम एक जो है सर्कल ग्राफ बनाए, राउंड ग्राफ बनाएं, तो उसके अंदर जो है सिर्फ जो है 1% है वो अदर गैसेज है, बाकी 21% है वो ऑक्सीजन और बाकी जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, सो इससे पता चलता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कम है हमारे एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन ज़्यादा लेवल पर है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मैथेन और ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एनवायरनमेंट में होता है, आर्गन भी होता है, मैथेन भी होता है, ओजोन भी होता है और वाटर वेपर भी, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में हमारी एयर के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%। Now we have activity 18.1. You may have covered your nose while passing a brick kiln emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. So अगर आप एक जो है ब्रिक किल्न के पास जाओ, किल्न क्या होती है, भट्टी होती है, ब्रिक किल्न के पास जाओ जिसमें से धुआं निकल रहा हो, या फिर किसी एक जो है बिज़ी रोड पे जाओ, तो वहाँ क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। On the basis of your experiences, compare the quality of air at the place given below. So अगर एक्सपीरियंस अगर आप कर सकते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो नीचे पॉइंट दिए, नीचे जगह के नाम दिए, वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो आपको बतानी है, कंपेयर करनी है। अ पार्क एंड अ बिजी रोड। तो पार्क और एक बिजी रोड की अगर एयर की क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें, तो एक बिजी रोड है, वहाँ पे पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो है एयर इतनी क्लीन नहीं होगी। जबकि पार्क है, वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह होते हैं, हमको पता है ट्री क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, तो वहाँ की जो एयर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होगी, साफ़ होगी देन अ बिजी रोड। नेक्स्ट हमारे पास है अ रेजिडेंटल एरिया और एन इंडस्ट्रियल एरिया। रेजिडेंटल एरिया जहाँ पे रहते हैं, रहायशी एरिया जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, वो वाला एरिया। सो रेजिडेंटल एरिया है, वहाँ पे जो है धुआं कम निकलता है, वहाँ पे जो है पॉल्यूशन कम होता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई सामान ऐसा होता है जिनमें से जो है बर्निंग कुछ प्रोसेस वाली जो है इंक्लूड होती हैं, और बर्निंग प्रोसेस से बहुत सारा धुआं है या फिर जो अनक्लीन वाटर है, वे जो पोल्यूटेड वाटर है वो निकलता है उन फैक्ट्रीज से। तो ऑब्वियसली रेजिडेंटल एरिया की एयर है वो ज़्यादा क्लियर होगी देन इंडस्ट्रियल एरिया। नेक्स्ट, अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन अ डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। सो अगर हम बात करें एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन मतलब चौराहा, एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन चौराहे की अलग अलग टाइम पर अगर हम कंपेयर करें, तो अर्ली मॉर्निंग में है वहाँ पे कम जो है ट्रैफिक होगा, तो वहाँ पे जो है अर्ली मॉर्निंग में एयर क्लीन होगी। उसके अलावा आफ्टरनून है, आफ्टरनून पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पूरे दिन ट्रैफिक दौड़ रहा था, और आफ्टरनून में दोपहर के बाद में जो है 2 बजे का टाइम होता है, 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो वहाँ पे जो है पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है उस टाइम पे। इवनिंग में भी हाई हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन का जो पोल्यूशन है वहाँ पे रहता है, तो इवनिंग में बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो सबसे कम जो पोल्यूशन है वो कब होता है, मॉर्निंग में, उसके बाद जो है आफ्टरनून में, और उसके बाद है सबसे ज़्यादा इवनिंग में पोल्यूशन होता है। रात के अंदर जो है गाड़ियाँ कम चलती हैं, तो रात के अंदर जो एयर का लेवल है थोड़ा सा क्लियर होने लगता है, और इसीलिए जो मॉर्निंग में एयर की क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी होती है देन आफ्टरनून एंड इवनिंग।
अ विलेज एंड टाउन, और एक विलेज और टाउन में अगर हम कंपेयर करें तो गाँव की हवा है ज़्यादा क्लियर होती है देन अ टाउन। टाउन के अंदर बहुत सारे जो है जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो है जो है वहाँ पे टाउन बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो लेकिन गाँव जो होते हैं वहाँ पे खेत होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ की हवा है ज़्यादा क्लियर होती है देन अ टाउन और अ सिटी। नाउ one of your observation in the above activities could be differences in the amount of smoke in the atmosphere। अब ऊपर जो आपने जितने भी जो है ऑब्जर्वेशन देखे हैं उनके अंदर जो या जो एक्टिविटीज़ में जो आपने डिफरेंसेस किए हैं उनसे आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ स्मोक का ये इस बात पर असर डालता है कि एयर कितनी साफ़ है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आपको पता है कि ये जो धुआं है एनवायरनमेंट पे आपके आसपास जो धुआं रहता है वो कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस टू एटमोसफेयर मॉडिफाइज इट, और जो है ऐसा कुछ सब्सटेंस जो आती है जैसे धुएं के जो सब्सटेंस हैं वो एटमोसफेयर में मिल जाते हैं तो एटमोसफेयर को वो चेंज कर देते हैं। When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air polluted or air pollution। So कुछ contaminated चीज़ें हैं जो कि unwanted substance है, जो कि हम जब हवा के अंदर कुछ unwanted substance है वो contaminate होता है। contaminate होना मतलब मिलाना या फिर गंदा करना। अगर ऐसी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है वो हवा के साथ जो मिल जाते हैं जो हवा को गंदा करते हैं विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट, और जिनके जो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है लिविंग और नॉन लिविंग सब दोनों तरह की चीज़ों पे अगर कुछ हार्मफुल इफेक्ट है इन सब्सटेंस का तो इन सब्सटेंस के हवा में मिलने के को हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। सो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन है कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ों के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके उसका हवा में मिलना ही क्या होता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ और एयर गेट पोल्यूटेड, तो हमारी हवा है वो पोल्यूटेड कैसे होती है, प्रदूषित कैसे होती है। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, और जो चीज़ें हैं जो सब्सटेंस हैं जो हवा के अंदर मिक्स करके उसको उसकी क्वालिटी को कम कर देते, ख़राब कर देते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। हवा के अंदर जो है जो हवा को गंदा करते हैं उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। Sometimes such substance may come from natural source like smoke and dust arising from forest fire or volcano eruption। अब जो है हर बार ज़रूरी नहीं इंसान की वजह से पोल्यूशन हो, कई बार क्या होता है कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से आए होते हैं। नेचुरल सोर्स मतलब कुछ स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट है जो कि फॉरेस्ट फायर से निकलता है। फॉरेस्ट फायर हो सकता है नेचुरल तरीके से लगी हो तो नेचुरल तरीके से अगर लगती है तो वहाँ से जो डस्ट निकलता है, जो वहाँ से जो स्मोक निकलता है, वहाँ जो स्मोक निकलता है वो क्या है, वो नेचुरल सोर्स हो गया, और नेचुरल सोर्स से भी ऐसे सब्सटेंस आ सकते हैं। उसके अलावा जो है वल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी फटने से जो धुआं निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो धुआं निकलता है वो भी जो है नेचुरल सब्सटेंस में काउंट होता है। वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स उसमें से निकलते हैं। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। कुछ human activities भी ऐसी होती है जिसकी वजह से जो एयर में pollutants मिक्स हो जाते हैं। The source of air pollutants are factories, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंक केक्स। अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलावा जो है जो सोर्स कौन से होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, मतलब फैक्ट्री से निकलेगा धुआं वो भी एयर पोल्यूशन करेगा। पावर प्लांट है वहाँ से धुआं निकलेगा वो भी एयर पोल्यूशन करेगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल की जो चिमनियाँ होती है जहाँ से धुआं निकलता है वो उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो भी जो है पोल्यूशन बढ़ाएगा। बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड काउ डंग, फायरवुड मतलब जो लकड़ी होती है जलाने के लिए वो, और डंक केक मतलब जो गोबर के जो कंडे होते हैं उनको हम बोलते हैं डंक केक। वो भी के जलने से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, स्मोक बढ़ता है, और स्मोक ही क्या होता है जो है एयर पोल्यूशन फैलाता है। अब हमारे पास पिक्चर दी हुई है स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री। तो जो है फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है वो क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो है पोल्यूटेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, एयर की क्वालिटी को बहुत ख़राब कर देते हैं, एयर को कंटेमिनेट करके एयर पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 18.2। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाई डे। अब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चों के बीच में जो है आज के टाइम पे बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस से संबंधित बीमारियाँ वो बढ़ रही हैं।
Conduct a survey of a household in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. तो अपने आसपास के एरिया में अपने दोस्तों के बीच में आपको एक सर्वे करना है, आपको पता लगाना है कि कितने बच्चों को ऐसी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। मतलब कई जो अस्थमा जैसे एयर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का रेस्पिरेटरी जो है बीमारी का एक एग्जांपल है अस्थमा डिजीज़ है, एक जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर तकलीफ होने की वजह से होती है, खास करके पॉल्यूशन की वजह से बढ़ती है। सो अस्थमा हो गया या फिर किसी को जो है एलर्जी हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो वो किस में आते हैं, इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कई बार जो है एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से ही होते हैं कई बार। तो लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। सो अब हम देखते हैं कि कुछ ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से सब्सटेंस और कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एयर के अंदर पोल्यूटेड एयर के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ द व्हीकल इज़ इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास के एरिया में हमारे जो है सिटीज़ के अंदर कितने व्हीकल्स बढ़ गए, कितने जो है वाहन बढ़ गए हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। हर घर में कम से कम 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, कम से कम एक तो होती ही होती है, आपके भी घर में होगी। Vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke। और जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत जो है हाई लेवल पे जो है पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं। वो पोल्यूटेंट कैसे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में शायद आया होगा पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअली पॉइजनस नहीं होती, लेकिन ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा स्मोक है वो भी क्या है, पोल्यूटेंट है। सो ये क्या निकलते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स के स्मोक से निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो उसमें से क्या जो है जो भी कार्बन है वो एयर में मिलने वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक जहरीली गैस है। अगर हम इनहेल कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हम मर भी सकते हैं। हमारे जो है फ्यूल वाला चैप्टर था उसमें आया था, लास्ट ईयर भी जो चैप्टर 7th क्लास में भी जो फ्यूल वाला चैप्टर था उसमें भी इसके बारे में जिक्र था। इट इज़ अ पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। और हमारे ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब हमारा ब्लड है, हमारे जो लंग्स हैं वहाँ से ऑक्सीजन को अपने अंदर मिक्स करके जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेल्स तक वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये जो कैपेसिटी है हमारे ब्लड की ऑक्सीजन को लाने ले जाने की, उसको कम कर देता है ये जितनी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उस ब्लड से मिक्स हो जाता है और हमारी सेल तक पहुँच जाता है। अब जब ये जो पॉइजनस गैस हमारी सेल तक पहुँच चुकी है, हमारी जो है यूनिट सेल तक पहुँच गई है, तो ऑब्वियसली हमको हार्म कर सकती है बहुत जल्दी। यहाँ हमारे पास एक पिक्चर है एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से पोल्यूशन कैसे होता है, तो धुआं निकलता है ट्रक से और गाड़ियों से बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। और धुआं सिर्फ ये धुआं तो हम वैसे पता लगा सकते हैं, अगर हम किसी ट्रक के पास जा रहे हैं और उससे निकला धुआं हमारे कपड़ों पर चिपक जाता है तो हमारी जो वाइट शर्ट है वो डार्क हो जाती है थोड़ी सी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना हार्मफुल है। अगर हमारे कपड़ों को नहीं छोड़ता है, उसकी अपीयरेंस को नहीं छोड़ता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर तो कितना हार्म करता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो पॉइंट। If the vehicle registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest river in the world, Nile and Amazon. So अब अगर हम बात करें कि कितने सारे जो व्हीकल्स हैं हमारे, सिर्फ दिल्ली के व्हीकल्स की बात करें, दिल्ली की ट्रक जो व्हीकल्स हैं उनको अगर हम एक लाइन में खड़ा कर दें, जितने भी रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड की तो बात ही नहीं करें, सिर्फ रजिस्टर की अगर हम बात करें तो उनको अगर हम एक लाइन में खड़ा कर दें तो उनकी जो लेंथ है वो एक्चुअली जो है दो सबसे लंबी जो नदियाँ हैं हमारी दुनिया की सबसे दो लंबी नदियाँ नाइल एंड अमेजन, उनसे भी ज़्यादा लंबी जो है उनकी लेंथ आ जाएगी। सिर्फ दिल्ली के रजिस्टर्ड व्हीकल की बात हो रही है। इसका मतलब दुनिया में तो बहुत सारे हैं, दुनिया का अगर पूरा चक्कर भी लगा लें, अगर हमको एक 1 by 1 अगर हम लाइन बनाएं सब व्हीकल्स की, तो अगर हम दुनिया के चक्कर भी लगा लें उतना भी, उससे भी ज़्यादा बड़ा शायद से ये जो है व्हीकल की लाइन हो जाएगी। सो ये है आज के टॉपिक में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में देखा है। एयर पोल्यूशन के बारे में और हम आगे पढ़ने वाले पार्ट 2 के अंदर। जो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।